जय हिंद फ्रेंड्स। वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज हम लोगों की चल रही थी, विश्व इतिहास। और उसी परिप्रेक्ष्य में चीन की क्रांति हो गई थी। सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया था। के बाद शीत युद्ध चला। शीत युद्ध की भी समाप्ति हुई। गुटनिरपेक्षता और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भी हमने देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साम्राज्यवाद या निवेशवाद। ठीक है। इंपीरियलिज्म या कोलोनलिज्म। ठीक। देखिए, ये दोनों शब्द पर्यायवाची के रूप में मतलब एक दूसरे के स्थान पर यूज किए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब एक नहीं है। क्यों ये दोनों एक दूसरे के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, इसका मतलब समझ। देखिए, होता क्या है, जब कोई एक शक्तिशाली देश, कोई भी ए है, ये एक शक्तिशाली पावरफुल देश है। शक्तिशाली का मतलब सैन्य संसाधनों से, आर्थिक संसाधनों से, राजनैतिक संसाधनों से, और मेनली आर्थिक होता है, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्रिकल, आर्थिक एंड सैन्य दृष्टि। और दूसरा एक कोई देश है बी, ये कमजोर है, अल्प विकसित है, ये विकसित है। अब अगर ये सैन्य या आर्थिक दृष्टि से इस पर कब्जा कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए, जब कोई एक शक्तिशाली देश, विकसित राष्ट्र, एक अल्प विकसित या कमजोर राष्ट्र पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। कब्जा भौतिक रूप से, जैसे जैसे अंग्रेज आए और पूरे भारत पर कब्जा कर लिए। अब अंग्रेज आए थे एक व्यापारी बन करके, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था। फिर कंपनी के कब्जे को वैधता किसने प्रदान कर दी, वहां के शासक ने, वहां की सरकार ने। तो शुरुआत में सरकार का कब्जा नहीं था, शुरुआत में किसका था, कंपनी का। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया कंपनी को हटा करके। अब आप ये सोचिए कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पर कब्जा कर लिया, तो ये भाग किसका हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। पार्ट किसका बन गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साम्राज्य का। इस जब ऐसा हो जाए कि ये इसके पार्ट बन जाएं, तो होता है साम्राज्यवाद। मतलब जैसे आप अभी भी सुने होंगे, एक द्वीप है चागोस, वो सॉरी डियोगा गार्सिया, जो चागोस द्वीप जहाँ पर है, उसी का पार्ट है डियोगा गार्सिया। वो किसका है, मॉरिशस का, मॉरिशस के पास है। अब लेकिन ब्रिट किसके आधिपत्य में है, ब्रिटिश के, तो उसको बोलते हैं ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, मतलब इंडियन ओशन में ब्रिटिश का साम्राज्य। तो ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिश का भूभाग है, लेकिन उस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, इस वजह से उसको उसका भूभाग माना जाता है। और ये कहा जाता है कि उस पर कोई भी हमला करेगा, कब्जा करेगा, तो उसको ब्रिटिश के विरुद्ध, ब्रिटेन के विरुद्ध हमला माना जाए। ठीक है। तो जब एक सुपर पावर देश एक कमजोर देश पर अपना पूर्ण तरीके से सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी रूप में इस पर कब्जा कर लेता है, तो ये क्या बन जाता है, साम्राज्यवाद। मतलब अब ये इसका क्या बन गया, साम्राज्य का पार्ट बन गया।
उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश होता है इस पर डायरेक्ट कब्जा ना किया जाए, इस पर क्या किया जाए, इनका इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल रहे। इनडायरेक्ट रूप से कैसे रहे? यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर जो अ, सरकार है, वो क्या करेगी? कुछ ऐसी आर्थिक नीतियां बनाएंगी, इकोनॉमिक पॉलिसी, कुछ राजनैतिक नीतियां बनेंगी, कुछ सांस्कृतिक नीतियां बनेंगी, ये सारी की सारी नीतियां कुछ इस तरीके से बनाई जाएं सत्ता में रह करके कि उससे इस देश का हित हो। डायरेक्ट इसने कब्जा नहीं किया है, लेकिन यहाँ की सत्ता पर ऐसे लोग बिठा दिए हैं अपने, जो क्या करें, ऐसी नीतियां बनाएं जो कि क्या करें, इसको लाभ मिले। इसको बोलते हैं क्या? मातृदेश। या शोषक। और ये है जिसका शोषण हो रहा है, शोषित। और ये लाभ नेचुरल लाभ नहीं होगा, ये लाभ क्या होगा? त्वरित होगा, तुरंत होगा, ज्यादा से ज्यादा। इनके आर्थिक संसाधनों का दोहन किया जाएगा। किसके आर्थिक संसाधनों का? बी का। तो अब ऐसे सिस्टम को बोलते हैं उपनिवेशवाद। ठीक, कहने का ये मतलब है कि इन दोनों में एक का शोषण होगा और दूसरा शोषण करेगा। अब ध्यान से देखिए, जब ये यहां पर शोषण करने के लिए ये सारी पॉलिसीज लगाएंगे, सामाजिक नीतियां भी लिख लीजिए, सामाजिक शैक्षिक नीतियां। अब अगर अंग्रेजों को क्लर्क के लिए भारतीयों को सेलेक्ट करना था, तो भारतीयों को पढ़ाएंगे, वो क्लर्क के लिए तैयार करेंगे। और जब पढ़ाएंगे भारतीयों को, तो भारतीय जो शिक्षित मध्यम वर्ग होगा, जो पढ़ेगा, जो चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, वो अनपढ़ों को बताएगा। इसी वजह से प्राचीन समय में क्या होते थे? वाचनालय। प्राचीन समय में क्या होते थे? पब्लिक लाइब्रेरी। कि एक लोग जो पढ़े लिखे हैं वो पूरा पेपर क्या करें? डिस्क्राइब करें, पढ़ करके बताएं कि कहाँ क्या हो रहा है, सरकार क्या चाह रही है। बाकी लोग तो अनपढ़ ही हैं। तो ये जो मध्यम वर्ग है, शिक्षित मध्यम वर्ग, ये जब पढ़ेगा तो सिलेक्टेड चीज़ें तो पढ़ेगा नहीं, कुछ ये भी पढ़ेगा, कुछ इधर का भी पढ़ेगा, कुछ उधर का भी। तो ये धीरे धीरे इसने अपने अधिकारों को जाना। और यही कारण है कि किसी भी देश की क्रांति उठा करके देख लीजिए, उसका जो नेता रहेगा वो हमेशा शिक्षित मध्यम वर्ग ही रहेगा, एजुकेटेड मिडिल क्लास। क्यों? क्योंकि उसी ने जानकारी पढ़ करके इकट्ठा की, और वही ये जाना कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, वही ये जान रहा है कि फंडामेंटल राइट होता क्या है, वही ये जान रहा है कि इंग्लैंड में यही सरकार है, वहाँ के लोग तो दुखी नहीं हैं। लेकिन वही सरकार अगर भारत में है, भारत के लोग दुखी क्यों? क्योंकि भारत का कोई देश नहीं का क्या था? गुलाम था। उनका एक क्या था? उपनिवेश था। और उपनिवेश को कभी भी इतना ही खाना दिया जाता है कि वो जीवित रहे, मरे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें उसका शोषण करना है। घर के नौकर को इतना ही खिलाएंगे कि वो सो ना जाए, काम करे। लिमिटेड देंगे कि वो काम भी करे और जिंदा भी रहे, सोए नहीं। उसको इतना खिला दीजिए कि वो सो जाए, तो उसके बाद, खाने के बाद काम क्या करेगा? तो ठीक वैसे ही यहाँ पर है। अब हमें ये जो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद की बात होती है, ये क्यों बुरा समझा जाता है, क्यों ये खराब है, क्यों ये जो है चीज़ें जो है शोषक और शोषित के रिलेशन पर आकर के रुक जा रही हैं? कि जब शिक्षित मध्यम वर्ग पढ़ेगा तो वो जानेगा ना कि यहाँ पर गुलामी है, हम गुलाम हैं, तो क्या करेगा?
आंदोलन का अगुवा बनेगा, नेतृत्वकर्ता बनेगा, उसको क्या करेगा, लीड करेगा। अब ये लोग रेलवे, ये लोग डाक, ये लोग पढ़ाई लिखाई, ये लोग शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर किस लिए लाए थे? भारत और ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेकर समझिए, ये ब्रिटेन है, ये भारत है। यहाँ पर इन्होंने शिक्षा व्यवस्था क्यों लाए? इनको पढ़ाने की वो थी, इंटरेस्ट था, पढ़ाने का इंटरेस्ट था कि ये लोग पढ़ लिख लें। इनको क्या चाहिए था? चपरासी। इनको क्या चाहिए था? क्लर्क। क्योंकि अधिकारी तो कहाँ से आ रहे थे? ब्रिटेन से। और अधिकारी बनने की एलिजिबिलिटी में कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि भारतीयों के प्रवेश को जानबूझ करके रोका जाता था। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तब आपको बताएंगे। अब जब ये लोग यहाँ पर जान गए, ये लोग जान गए कि रेलवे का यहाँ पर ये लोग ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट रेलवे में पैसा लगा रहे हैं, और उस पैसे का ब्याज गारंटी सहित 10% के हिसाब से दिया जा रहा उनको। जब ये जानेंगे कि यहाँ से धन की निकासी हो रही है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा, तो ये अपने अधिकारों को जान करके क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे, आंदोलन करेंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि उपनिवेश हमेशा एक पके फल की तरह होता है, कि जो पकने के बाद, जैसे पका हुआ फल पकने के बाद पेड़ को छोड़ करके नीचे चला आता है, गिर जाता है, मतलब उससे अलग हो जाता है। ठीक वैसे ही ये पेड़ हैं, ये पके हुए फल हैं। जब ये पक जाएंगे, इनको पता चल जाएगा कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारे लाभ के लिए हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारे लाभ के लिए रेलवे नहीं ला रहे हैं, हमारे लाभ के लिए संचार के साधन नहीं ला रहे हैं, हमारे लाभ के लिए डाक व्यवस्था नहीं ला रहे हैं, हमारे लाभ के लिए इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं या लगा रहे हैं। तो बेसिक पर्पज क्या है इनका? पर्पज है यहाँ का विकास ना करना, यहाँ पर क्या करना? यहाँ का शोषण करना। यहाँ पर आर्थिक ढांचा इस तरीके से निर्मित कर दिया जाएगा कि आज देख लीजिए कि भारत में जो अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। भारत प्राइमरी से सीधे टर्सरी पर गया, सेकेंडरी का मौका ही नहीं मिला। और देखिए आज बेरोजगारी की समस्या। आर्थिक ढांचा कुछ इस तरीके से निर्मित किया गया कि जर्जर अर्थव्यवस्था हो जाती। अगर आज भारत की घरेलू डिमांड, भारत और चीन की अच्छी इतनी ना हो, तो वो लोगों, उन लोगों के लिए हम लोग क्या है? मार्केट है। इसी वजह से तो हर कोई हाथ मिलाना चाह रहा है। इनके पास वर्क फोर्स ज़्यादा है, इनके पास डिमांड ज़्यादा है, इनके पास एप्पल के फ़ोन सबसे ज़्यादा कहाँ बिक रहे हैं? भारत और चीन। चीन में तो वैसे भी हो सकता है बैन लगा है, लेकिन भारत में सब। तो आप किसको करना है? भारत की मेंटेलिटी जो है ऐसे बना दी गई है वहाँ के लोग, खेत बेच लेंगे लेकिन आईफोन खरीदेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जरा ध्यान रखिए कि ये जो है उपनिवेश इसकी तरह होता है, एक पके हुए फल की तरह। जब वो अपने बारे में जागरूक हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से फल अगर पक जाता है, तो वो अपने मातृ देश से ही, अपने पेड़ से ही अलग हो जाता है। ये सारा कुछ पॉलिसी लाए यहाँ पर किस लिए? कि हमें इनका शोषण करना। लेकिन ये उस पॉलिसी के द्वारा धीरे 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 जागरूक हो गए, और जागरूक होकर के क्या बन गए? समझ गए कि हमारा शोषण हो रहा है, उन्होंने आंदोलन कर दिया और इससे अलग हो गए। मतलब साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद से उनको क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। तो उपनिवेशवाद क्या है? निवेश हमेशा एक फल की तरह है, पके हुए फल की तरह, जो पकने के बाद अपने वृक्ष से अलग हो जाता, जो जागरूक होने के बाद अपने मातृ देश से अलग हो जाए। ठीक है, तो ये है मातृ देश और ये है उपनिवेश, इसका शोषण किया जा रहा। और जो विचारधारा बनकर आती है उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। साम्राज्य का डायरेक्ट कब्जा हो गया तो उसको बोलते हैं साम्राज्यवाद। ठीक, तो ये तो हो गया क्या इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या। प्रकृति क्या है? प्रकृति हमेशा शोषण और शोषित पर रहेगी। जो भी नीतियां बनेंगी इस निवेश पर इनके द्वारा, वो हमेशा इनको ध्यान में रख करके बनाई जाएंगी, कभी भी ध्यान इनका नहीं रखा जाएगा। और एग्जाम्पल याद रखिएगा कि आप अपने घर के नौकर को कभी भी वो सुख सुविधाएं नहीं देंगे जो आप अपने बच्चे को। बस सीधी सी बात यह है, अगर इसको समझना है। ठीक है, चलिए अब देखिए
समय के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, परिस्थितियां चेंज होती हैं, तो उसी परिस्थिति में इसका स्वरूप भी चेंज होता है। स्वरूप हमें दो पार्ट में पढ़ना है। एक तो ये देखते हैं कि 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में क्या था, और एक 19वीं शताब्दी में क्या था। मैंने आपको बताया कि 16th सेंचुरी में क्यों इतनी सारी चीजें हुई, और उसका ड्राइविंग फोर्स कौन था। ड्राइविंग फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज था, वो था क्या, रेनेसा, पुनर्जागरण। क्या था, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की देन थी क्या, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। पुनर्जागरण की देन थी क्या, रेशनलिज्म। तार्किक सोच। आप फर्स्ट लेक्चर याद कीजिए कि जानो तब मानो, ऑब्जर्व करो चीजों। इसी की देन थी भौगोलिक खोजें, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। ही की देन थी कंपास की खोज। तभी तो भौगोलिक खोजें हुई। अगर कंपास ना मिलता इस डायरेक्शन में हमें जाना है, भौगोलिक खोजें कभी नहीं हुई। और इन सब का मिला जुला परिणाम क्या था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो 16वीं शताब्दी का जो उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का स्वरूप था, ये राज्य समर्थित था। क्यों, राज्य समर्थित। एग्जाम्पल देखिए, हवा में मत बात कीजिए। आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। जो भी उस समय अग्रणी थे इन सब खोजों में, जहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, वहां पर राज्य समर्थित कंपनियों की स्थापना की जा रही है। और राज्य डायरेक्ट कब्जा करने नहीं जा रहा है, वो अपने यहाँ की कंपनी को भेज रहा है। से आज भारत सरकार की हिस्सेदारी अगर एनटीपीसी में है, और एनटीपीसी व्यापार करने गई अफ्रीका में, और कल का वहां पर कब्जा कर ले, तो ठीक वैसे ही 16वीं शताब्दी का क्या था, साम्राज्यवाद या उपनिवेश। उसके गवर्निंग फैक्टर कौन थे, मोटिवेटर फैक्टर कौन थे, उसके ड्राइविंग फोर्स कौन थे, किसकी वजह से ये हुआ, ये थे पुनर्जागरण और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। ठीक है। लेकिन यहां पर इसी शताब्दी में क्या हुआ, 19वीं शताब्दी का ड्राइविंग फोर्स कौन है, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। इसका ड्राइविंग फोर्स कौन है, इंडस्ट्रियलिज्म, औद्योगिकरण। इन्हीं की वजह से ही यहां तक पहुंचे। अगर आज एग्जाम्पल देखिए, अफगानिस्तान में कैपिटलिज्म है, इंडस्ट्रियलिज्म है, वहाँ का समाज देख, अमेरिका में देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, ब्रिटेन में देख लीजिए, जर्मनी में देख लीजिए, इटली में देख लीजिए, सब में आपको यही मिलेगा। और वो महाशक्ति, जिन्होंने भी इसको इग्नोर किया, अब इसमें ये सब कुछ आ जाएंगे, कौन कौन से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, अनुसंधान और विकास, साथ में स्पेस रिसर्च, सब कुछ आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ आ रहा है। जो भी इनसे अछूता है वो आज कहाँ है देख लीजिए। सबसे लाइव एग्जाम्पल अरब कंट्रीज, इतना ज़्यादा तेल है लेकिन रिफाइनरी उनके पास नहीं है, उनकी अपनी नहीं।
क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर ध्यान ही, वो इससे अछूते रहे। क्यों? क्योंकि बीच में क्या लाए? धर्म। को ये लगा कि अगर हम बैंक बना देंगे तो हमारे धर्म के खिलाफ है। कैसे खिलाफ हो सकता है? अगर आप बैंक नहीं लगाएंगे तो पूंजी कहाँ से इकट्ठा होगी? रिफाइनरी किसकी है? यहूदियों की। पैसा किसका है? अरब कंट्रीज का। उसको रोटेट कौन कर रहा है? यहूदी। देखिए, इजराइल क्या तमाशा कर रहा है? कहीं कभी हॉस्पिटल में बम गिरा रहा, कभी कुछ कर रहा, कोई बोल रहा? कोई नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन बोल दिए उस दिन बर्बाद कर देंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इतना ज़्यादा ध्यान दिए, इस 100 में से 99 नोबेल प्राइज किसके नाम है? यहूदियों के। तो 19वीं शताब्दी का जो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद है, वो हमेशा डायरेक्ट कब्जे करने में हमेशा एवॉइड करेगा चीज़। क्यों? उसके पीछे कुछ ड्राइविंग फोर्सेस हैं। कुछ ड्राइविंग फोर्सेस कैसे? जैसे आजकल परमाणु बम का ज़माना है, तो डायरेक्ट युद्ध होने की चांसेस कम है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपने देखा होगा कि शीत युद्ध की बात चल रही है। डायरेक्ट वार बहुत ही कम लड़े गए, या लड़े गए तो सीमित स्तर पर। दो देश लड़े और उसके बाद खत्म मामला। क्यों? क्योंकि जान रहे हैं इसका कोई अंत नहीं है। तो डायरेक्ट लड़ाई करने से क्या फायदा? प्रथम वैश्विक मंदी ने दो लोगों को जन्म दिया, एक हिटलर और एक मुसोलिनी, और दोनों ने सेकंड वर्ल्ड वार करा दिया। तो अब ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जहाँ से चीज़ों को क्या किया जा सके? मैनेज किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। तो अब डायरेक्ट कब्जा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब क्या कीजिए? अपने समर्थित पॉलिसीज़ उस देश में लगाइए। किसके माध्यम से? वहाँ के चुनाव को में हस्तक्षेप करके। देखिए, बार बार इल्ज़ाम लगता है कि रसिया जो है अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा है। बार बार इल्ज़ाम लगता है कि भारत पाकिस्तान के चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा है। वो ऐसी सरकार चाह रहा है जो स्टेबल हो, जो भारत के साथ रिश्ते सही रखे। नेपाल में चाइना चाहता है कि हमारे फेवर में हो, भारत चाहता है हमारे फेवर में गवर्नमेंट हो। क्यों ऐसा? अपना इंटरेस्ट है तभी तो ना। इस मामले में एकदम बिल्कुल क्लियर रखिए कि कोई भी ना तो आपका परमानेंट शत्रु है और ना ही परमानेंट मित्र। केवल और केवल एक ही चीज़ आपके लिए परमानेंट है, वो है क्या? अपना इंटरेस्ट। बाकी सब मोह माया है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर है। अब जो है, ये जो ड्राइविंग फोर्स है पूंजीवाद का, ये 19वीं शताब्दी का है। यहाँ पर राज्य कभी भी नहीं वो करेंगे। ये राज्य क्या करेंगे? राज्य यहाँ पर माहौल देंगे कि प्राइवेट कंपनियां पनपें, प्राइवेट कंपनियां उन्नत करें। और वो प्राइवेट कंपनियां क्या करें? व्यापार करें। ये प्राइवेट कंपनियां व्यापार करेंगी। अगर अमेरिका की कंपनी व्यापार कर रही है भारत से, तो उससे अमेरिकी गवर्नमेंट को भी तो टैक्स मिल रहा होगा ना। का सामान बिक रहा, वहाँ से अगर सामान बन करके यहाँ पर आ रहा है तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। और क्या चाहिए? तो आज डायरेक्ट कब्जे की बात कोई नहीं कर रहा। आज कब्जे की बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप सभी व्यापारी हो गए हैं। सभी को अपने व्यापार से मतलब, सभी को अपने इंटरेस्ट से मतलब। जब बिना लड़ाई किए पैसा मिल रहा है तो क्या जरूरत है लड़ाई करने की? ठीक है। मेन मकसद क्या था? पैसा निकालना। मेन मकसद क्या था? शोषण करना। मेन मकसद क्या था? अपने को एक शक्ति के रूप में स्थापित करना। तो शक्ति तभी होगी जब आप आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। ठीक। चलिए, तो 16वीं और 19वीं शताब्दी के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में अंतर समझ में आ गया। अब एक होता है, एक वर्ड है जिसको बोलते हैं नव उपनिवेशवाद या नव साम्राज्यवाद। नव उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद।
अब यहां पर क्या है, ये खास करके आपको मिलेगा 20वीं शताब्दी में। ये जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद की दुनिया है, 20वीं और 21वीं शताब्दी, ये मानकर चलिए अभी भी ये चल रहा है। इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट जो है कब्जा नहीं किया। यहाँ पर क्या किया जा रहा है इस कॉन्सेप्ट में, उद्देश्य वही है, क्या, शोषण करना, अपने को आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो सुपर पावर्स होंगे वो क्या करेंगे, जो अल्प विकसित देश हैं, जो कमजोर देश हैं, वो क्या करेंगे, इनके इसके साधन के रूप में क्या करेंगे, आर्थिक सहायता देंगे। सैन्य सहायता देंगे। अचानक से उनको क्या हो जाएगी, पर्यावरण की चिंता हो जाएगी, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर अचानक से चिंता हो जाएगी, लोकतंत्र खतरे में है। अचानक से चिंता हो जाएगी मानवाधिकारों की। ये सब क्या है, साधन है। और याद रखिए, मनुष्य ने जितनी भी चीजें बनाई हैं, धर्म, जाति, कोई भी संस्था, का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है, शोषण करना। एकदम हार्ड लैंग्वेज में, अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन अल्टीमेट पर्पज वही है। और याद रखिए, चोर के लिए कोई ताला नहीं बना, आज तक नहीं बना। ताला किसके लिए बना है, शरीफों। नियम कानून किसके लिए बना, अगर आपने लीगली, संवैधानिक रूप से किसी को गोली मार दी तो इनकाउंटर कहलाता है। अगर अपने हथियार से मार दी तो क्या बन जाएगा, हत्या। यही तो है ना बेसिक डिफरेंस। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर है। आर्थिक सहायता देने के लिए आप याद कीजिए, शीत युद्ध का समय, आर्थिक सहायता देने के लिए क्या बनाएंगे, संस्थाएं बनाएंगे। संस्थाएं कौन बनाएगा, जो पावरफुल होगा। देखिए क्या बनाए, वर्ल्ड बैंक बनाए, 1945 के बाद ही ये सारी संस्थाएं बनी हैं। आईएमएफ बना, किस लिए, कि वो अल्प विकसित देशों को कर्ज दे सके। जब कर्ज देंगे तो वहाँ की मार्केट, आप याद कीजिए भारत का समय, अर्थव्यवस्था में बताए थे आपको, इकोनॉमिक्स में, जब 1991 में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ भारत में, अर्थव्यवस्था वाह लोगों के लिए खोली गई। तो ऐसे नहीं खोली गई, आईएमएफ से जब आप कर्ज लेंगे, किसी लोग, किसी सदस्य से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संस्था से आप कर्ज लेंगे, तो बदले में वो संस्था या व्यक्ति अपना लाभ लेगा। कोई रिटर्न के रूप में पैसे में लेगा, कोई किसी और रूप में लेगा, लेकिन कोई भी चीज़ फ्री नहीं देगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। अब कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अब ये संस्थाएं अगर अल्प विकसित देशों को कर्ज दे रही हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ शर्तें आरोपित, कि आप क्या लाइए, वहाँ पर लोकतंत्र लाइए, उनकी समर्थित सरकार लाइए, वो मीडिया में निवेश करेंगे, मीडिया को इस ढंग से जो है चलाएंगे कि लोगों के रुचियों में परिवर्तन हो जाए, लोग सोचें कि नहीं, हाँ हम विकास के नाम पर यहाँ पर हैं, अगर ये ना होते तो हम मर जाते, ना होते तो जो है हमारा आज क्या होता, ऐसा। ये सब क्या है, साधन है कि नो उपनिवेशवाद। ठीक है। कभी मानवाधिकार के नाम पर, क्या मानवाधिकार का उल्लंघन मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा है, वेस्ट एशिया में नहीं हो रहा है, क्या उसके अलावा बाकी कहीं नहीं हो रहा है, हो रहा है। लेकिन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, सबके सब क्या हैं, शांत हैं। के पास ये पावर नहीं है कि हम अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर। और क्या तबाही मच रही है, क्या वहाँ पर मानवाधिकार खतरे में नहीं। अमेरिका
को ईरान के लोकतंत्र पर, अमेरिका को इराक के लोकतंत्र पर, अमेरिका को सद्दाम हुसैन के शासन के लोकतंत्र पर चिंता हो रही। क्यों भाई, ऐसा क्या इंटरेस्ट है वहाँ पर? केवल एक ही इंटरेस्ट है, तेल निकालना है उनका, कि सारी इकोनॉमी अपने कंट्रोल में रख, यही तो है। अदरवाइज उनको क्या चिंता इतनी दूर? अमेरिका को हिंद महासागर में डियोगा गार्सिया में बैठने की क्या ज़रूरत है? अपना घर देखें, अपने आसपास देखें, लेकिन नहीं, शक्ति के रूप में चार लोग और जानने चाहिए कि नहीं, दादा हम ही हैं। ठीक है, तो ये क्या है? नौ उपनिवेश। यहाँ पर क्या है? संस्थाएं बना रहे हैं। एक चीज़ और यहीं पर लिख लीजिए, मीडिया द्वारा रुचियों, संस्कृति में परिवर्तन। कहने का ये मतलब है कि जब भी नौ उपनिवेशवाद पढ़ें तो हमेशा ध्यान रखिए कि उपनिवेश का मेन उद्देश्य क्या होता है? उपनिवेश का शोषण करना, मातृ देश के हित में नीतियां बनाना। तो नौ उपनिवेशवाद में क्या हो रहा है कि उद्देश्य वही है, कैसे अपना इंटरेस्ट पूरा हो, लेकिन साधन हमने बदल दिए। उद्देश्य नहीं बदला, क्या बदल दिया? साधन बदल दिया। तो जब साधन बदल दिया तो उसको बोल दिए क्या? नियो इंपेरियलिज्म या नियो कोलोनिज्म, नौ उपनिवेशवाद या नव साम्राज्यवाद। ठीक, ये तो हैं इसके साधन। दूसरी बात और भी लिख लीजिए, पर्यावरण संरक्षण हो गया। हाँ, एक और लिख लीजिए, उदारीकरण एंड वैश्वीकरण के नाम पर। देखिए, जितने भी युद्ध लड़े गए, क्या कोई कहता है कि हमारा इसमें अपना हित है? हम मानवता के नाम पर लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र बचाने के नाम पर लड़ रहे हैं, हम कुशासन से लोगों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो जस्टिफाई करेंगे ना। ठीक, ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, हमें वहाँ से तेल निकालना है, हमें वहाँ से उनका पैसा चाहिए, वो बर्बाद देखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो परमाणु बम बना करके हमारे ऊपर ही गिरा दें। ठीक है, तो कुछ ना कुछ जस्टिफाइड रीजन देंगे, यही सब जस्टिफाइड रीजन है। आज देखिए, यूक्रेन बर्बाद हो गया। जब इतनी यूक्रेन के लोगों की और यूक्रेन की चिंता थी तो उसको नाटो की सदस्यता दे करके और सब लोग मिल करके लड़िए रसिया से, लेकिन नहीं दे रहे हैं। परेशान कौन हो रहा? वहाँ के लोग। यही तो हो रहा ना। ठीक, उदारीकरण वैश्वीकरण के नाम पर, लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना के नाम पर, एक और सैनिक सहायता में लिख लीजिएगा, सैन्यीकरण या शस्त्रीकरण। पूरा जो है, दो वर्ल्ड वार हो गए, दो विश्व युद्ध हो गए, उसके बाद शीत युद्ध हो गया शस्त्रीकरण को लेकर के। ठीक है, तो ये सब क्या है? न्यू इंपेरियलिज्म। एक लास्ट टॉपिक और आपको बता दें, अफ्रीका में साम्राज्यवाद। अफ्रीका की इंटरेस्टिंग स्टोरी इस वजह से है क्योंकि 1875 के आसपास 10% भाग पर कब्जा था। किसका? साम्राज्यवाद का। मतलब वैश्विक शक्तियां अफ्रीका के 10% भाग पर ही 1875 के आसपास इनका कब्जा था। लेकिन 1900 तक आते आते ये कब्जा बढ़कर कितना हो गया? अब याद रखिएगा, ये कब्जा किसी एक देश का नहीं था। ये कब्जा किसका था? उस समय की जो वैश्विक महाशक्ति 1875 के आसपास कौन सा था? ये फ्रांस हुए, ब्रिटेन हुए, स्पेन, पोर्चुगीज, ये सारे कुछ, जर्मनी, ठीक है, इटली, ये सब। और उसके बाद 1900 तक आते आते के 90% भूभाग पर कब्जा हो। उसका कारण क्या था? और ये
इसी वजह से सरप्राइजिंग है कि इतने कम समय में और बिना किसी युद्ध के, बिना किसी युद्ध के, ये पहली बात इंटरेस्टिंग थी। और दूसरी बात क्या थी कि इतने कम समय पर। इसी वजह से आज हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि अफ्रीका में ऐसा क्या हुआ कि 25-30 साल में 90% भूभाग पर अफ्रीका के साम्राज्यवाद फैल गया। मतलब किसी न किसी वैश्विक महाशक्ति का के भूभाग पर कब्जा था। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, जब भी आप कमजोर रहेंगे, जब भी आप टुकड़े में बटे रहेंगे, तो कोई ना कोई आपको लड़ा करके अपना फायदा। और इसका कारण यही है, यहाँ का कबीलाई समाज, कबीला होते थे। आज देखिए सूडान, साउथ सूडान लड़ रहे हैं, अम्हारा क्षेत्र इथोपिया का, ठीक है, टिग्रे, ये सब चीज़ें सूडान के, ये सब न्यूज में रहते हैं। कबीलाई जो परंपरा है, एक कबीला दूसरे से लड़ रहा है। ओजोन, ओ सॉरी, अमेजन के जंगलों में अभी भी जो है ऐसा है, कांगो वगैरह में एक जनजाति दूसरे जनजाति को पूरा साफ कर देती है अगर उसके रीजन में आ गए या लड़ाई झगड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि कबीला को वो लोग क्या कर रहे हैं, कबीलाई परंपरा में जी रहे हैं, बाहरी दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं। तो कबीलाई परंपरा के कारण वैश्विक महाशक्तियां इन्हीं कबीलाई परंपरा को, कबीलाई व्यवस्था को, एक कबीला को दूसरे के विरुद्ध, मतलब फूट डालो और राज करो की नीति, सिंपल सी मतलब ये है। लड़ाया और उसके बाद धीरे धीरे सबको खत्म कर दिया, जो कुछ बच गया उनको लास्ट में खुद ही खत्म कर दिया। और जब अफ्रीका का तरबूज कटा है तो सब में बटेगा। उसके बाद क्या किया, पूरे अफ्रीका को आपस में बांट भी ली बिना लड़े, कि आप ये क्षेत्र संभालो, हम ये क्षेत्र संभाल रहे हैं। और उनमें सबसे आगे कौन था? दो लोग थे, एक फ्रांस और एक ब्रिटेन। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए कि किसका मैक्सिमम एरिया पर कब्जा था, फ्रांस। और अगर देखा जाए उस एरिया में भी मैक्सिमम लाभ, मतलब जो मिनरल रिच रीजन थे, जो कि मतलब अच्छे तरीके से संसाधन संपन्न थे, रिसोर्सेज से इनरिच्ड थे, उन पर की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रिटेन ज़्यादा फायदे में, क्योंकि उस समय वैश्विक महाशक्ति यही था। ठीक है, बाकी और भी थे, जर्मनी थे, फ्रांस थे, इटली थे, स्पेन थे, पुर्तगाल थे, अमेरिका भी आ गया था। ठीक, तो ये सारे लोग मिल करके अमेरिका, अफ्रीका में साम्राज्यवाद का भरपूर मजा लिए। अब औपनिवेशिक मुक्ति, औपनिवेशिक मुक्ति, औपनिवेशिक मुक्ति के पीछे दो कारण थे। एक तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। इन्होंने अपने चार्टर में कहा कि जो है कि कोई भी किसी भी देश पर प्रत्यक्ष कब्जा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब प्रत्यक्ष कब्जे की जरूरत ही नहीं है। अब किसकी जरूरत है? अपने इकोनॉमी को, अपने सैन्य दृष्टि को, अपने आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने की। तो आप सैन्य दृष्टि से तभी मजबूत होंगे जब आपके पास पैसा होगा, जब आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे। और आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने के लिए आप लड़ाई झगड़े में नहीं, इसमें खर्च कीजिए, व्यापार कीजिए, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा दीजिए। तो मुक्त व्यापार की अवधारणा, ये जो नियो इम्पीरियलिज्म में आया, नौ उपनिवेशवाद में, ये मुक्त व्यापार की अवधारणा आ रही है। 20वीं शताब्दी में जो पूंजीवाद चल रहा है, गवर्निंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, वो वहाँ पर क्या है? मुक्त व्यापार की अवधारणा से उसको बल मिल रहा है।
तो अब क्या हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, यूएनओ की स्थापना हो गई, और तो और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसने भी क्या किया, औपनिवेशिक मुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त की। और इसी आंदोलन का परिणाम था 19 देशों को एक साथ स्वतंत्रता मिली। अफ्रीका में आज 52-53 देश हैं के महाद्वीप में, उनमें से 19 देशों को एक साथ स्वतंत्रता मिली इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यहाँ नहीं। और इसी से दक्षिण दक्षिण सहयोग की भावना आई, फिर उत्तर दक्षिण सहयोग की। ठीक है, तो औपनिवेशिक मुक्ति में इन सब चीज़ों का रोल काफ़ी ज़्यादा। पूंजीवाद, साथ में मुक्त व्यापार की अवधारणा। अगर किसी दूसरे देश का कब्जा रहेगा, फ्रांस का कब्जा अगर अफ्रीका में है, पूरा व्यापार किसके नाम से होगा, फ्रांस के नाम से। चाहेगा कि हमारे लिए जो फ़ायदा है हमारे यहाँ से सामान बन करके जाए वहाँ पर, किसी और देश का ना आए। लेकिन अगर वही चीज़ सबके लिए खुली होगी, अफ्रीका को जहाँ से जो अच्छा लगेगा वो वहाँ से लेगा। ठीक है, तो ये कहानी थी निवेशवाद और साम्राज्यवाद की। ठीक, आजकल जो चल रहा है वो क्या है, नवोपनिवेश। देखिए बार बार कह रहे हैं कि रसिया कह रहा है कि अमेरिकी जासूस या अमेरिकी साइबर अटैक हमारे यहाँ पर हो रहा है। डायरेक्ट युद्ध लड़ने की ज़रूरत ही नहीं, साइबर अटैक करके वहाँ से इंफॉर्मेशन चोरी की या उनके सिस्टम को ही पूरा तहस नहस कर दिए, ख़त्म कहानी। वायरस डाल दिए, उनका बैंकिंग सिस्टम ही। आजकल देखिए फ्लाइट में बम की धमकियाँ मिल रही, क्यों है ये, कि डायरेक्ट तो लड़ाई कर नहीं सकते, तो ये धमकी दे करके क्या करें, उसके मार्केट को क्रैश कर दें। वो क्या करें, अगर फ्लाइट रुकी 1-2 घंटे के लिए भी, तो उसका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल लॉस बढ़ जाएंगी। ठीक है, ये सब क्या है, ये मॉडर्न वार के तरीके हैं, ये मॉडर्न साम्राज्यवाद ही है, मॉडर्न उपनिवेशवाद ही है। ठीक है, पर्यावरण के नाम पर आप देखते होंगे कि भारतीय उत्पादों को यूरोप में और पश्चिमी देशों में फाइटोसैनिटरी मेजर्स के लिए, फाइटोसैनिटरी मतलब स्वच्छता के लिए, या बाल श्रम या मानवाधिकार या पर्यावरण संरक्षण के, कि आप ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर पेस्टिसाइड कंटेंट इतना ज़्यादा अलाउड नहीं है। आपके लोग खा करके आराम से रहते हैं, लेकिन हमारे लोग बीमार पड़ जाएंगे। आप बाल श्रम से जो है बालकों का इस्तेमाल करके वस्त्र बनवा रहे हैं, तो हम ये जो है वस्त्र नहीं खरीदेंगे, ये ज़बरदस्ती का है। अलग अलग, अब जब हमारे यहाँ हैं ऐसे बाल मजदूर हैं, सरकार कितना रोक लगा रही है, कुछ मजबूरी होती है परिवार की भी, कि वो अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। लेकिन उसको धीरे धीरे क्या करना है, कम करना है। ऐसा नहीं कि उसको प्रमोट करना है, कम करना है। लेकिन उसके नाम पर कम से कम ऐसा तो मत कीजिए कि आप आर्थिक प्रतिबंध लगा। आप न्यूक्लियर बम रखें ठीक है, अगर हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो आप हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दें। ये कहाँ के न्याय है, सब क्या है, नियो इम्पेरियलिज्म के ही उदाहरण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक पर बात करेंगे। और अब 2 ही टॉपिक है, एक है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति, और फिर हम जापान का आधुनिकीकरण पढ़ेंगे, और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री को हम चैप्टर क्लोज कर देंगे। बीच बीच में आपको वीडियो मिलते रहेंगे, इससे क्या होगा कि चीज़ें रनिंग में बनी। एक ही साथ एक ही वीडियो में सब कुछ बताना नहीं हो पाता, कई एंगल से कई तरीके से चीज़ें आपको बताएंगे। जो आपको स्टोरी अच्छी लगी वहाँ पर 200 शब्दों में ही लिखना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।